और हर प्रकोष्ठ वाला अगर एक व्यक्ति को तैयार करके पार्टी के लिए समर्पित कर देगा तो अपने आप हम लोगों के 12, 14, 15 सक्रिय कार्यकर्ता, मजबूत साथी हमारे बूथ अध्यक्ष बनकर बूथ एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये कार्य आपको करना होगा और जितने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, अब ये 20 दिन का समय है। जितने बूथ हैं आपको फॉर्मेट प्रदेश कार्यालय से दिया जाएगा, जिसमें बूथ संख्या सामने लिखी होगी। आपको उस व्यक्ति की तस्वीर, उस व्यक्ति का पूरा पता, उस व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ आपको बस कार्यालय में आपको उसको देना होगा। अब इसमें कहीं कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। हम लोग चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर जब हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में संगठन ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी पार्टी की मजबूती, गठबंधन की मजबूती को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग गर्व से इस बात को कहते हैं भैया कि लोकसभा में हम लोगों का 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट है, पर लोकसभा के स्ट्राइक रेट से हम लोग को संतुष्ट नहीं होना। हम लोग को इस बात को सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले, 100% स्ट्राइक रेट विधानसभा में भी पार्टी का हो। इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है और वो सिर्फ और सिर्फ संगठन के माध्यम से हो। आज प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और आपके जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। चाहिए तो इसके बाद सारे प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग दिशाओं में बैठकर अपने जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करें और सुनिश्चित करें कि उनके माध्यम से पंचायत अध्यक्षों की सूची तो हम मान के चल रहे हैं कि तैयार होगी, पर अब बूथ पर कार्य करना होगा। और अगले 20 दिन में आप लोगों को हर बूथ पर हर प्रकोष्ठ के एक व्यक्ति का नाम प्रदेश कार्यालय में आप लोगों को जमा कराना होगा। ये प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी और इसमें इसके बाद कतई कोई समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 20 दिन के बाद हम लोग चुनाव की दहलीज पर होंगे। नोटिफिकेशन आने वाला होगा, आचार संहिता लगने वाली होगी। ऐसे में ये संगठन की ताकत ही हम लोग को इस चुनावी रण में हम लोग को आगे लेकर जाएगी। इसके लिए अब इस संगठन को पूर्णतः एक फाइनल स्वरूप देना होगा। इसमें कहीं कोई कमी की गुंजाइश पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा बिंदु इसी दिशा में, जब हम लोग संगठन को तैयार करते हैं तो जरूरी है कि संगठन के लोग पार्टी की उपलब्धियों की चर्चा करें। जो चर्चा आजकल हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पंचायतों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित करनी होगी। अलग अलग सभाओं, अलग अलग पंचायतों में जाकर पार्टी के संगठन की सभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आपको पार्टी की उपलब्धियों को जनता तक लेकर जाना हो। कितने ऐसे विषय हैं जो हम लोगों की पार्टी की उपलब्धियां हैं, पर दूसरे दल इसको भुनाते हैं, हम लोग इसका जिक्र ही नहीं करते। उदाहरण के तौर पर आज कांग्रेस जैसे दल अपने हाथ में संविधान की प्रतिलिपि लहराते नहीं थकते। दुनिया को, देश को इस बात का यह है कि सबसे ज्यादा कोई संविधान का सम्मान करता है तो वो कांग्रेस करती है, जबकि हकीकत है कि इन लोगों ने संविधान और संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। इन लोगों ने आजादी के बाद एक लंबे समय तक बाबा साहेब को नकारने का काम किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। और तो और भारत की संसद में आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिनके बनाए हुए संविधान के आधार पर भारत की संसद चलती है, उस संसद में बाबा साहेब की एक तस्वीर तक नहीं थी 79 से पहले। और 79 में पहली बार जब उनके तैल चित्र को भारत की सराहा गया, भारत के
पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगाया गया तो उस तैल चित्र को लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। 89 में वीपी सिंह जी की सरकार में हमारे नेता श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। उस वक्त उनके माध्यम से बाबा साहेब का तैल चित्र भारत की संसद में लगा, पर आज इन बातों को हम लोग जनता के बीच रखते ही नहीं है और दूसरे लोग संविधान की प्रतिलिपि को लेकर आते हैं और बताते हैं कि भैया वो कितने बड़े संविधान के संरक्षक हैं, जबकि संविधान के निर्माता का अपमान करने में इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज हम लोग जब गर्व से कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न देने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। उनके जन्म दिवस में छुट्टी की घोषणा हमारे नेता के द्वारा की। इन बातों को जनता तक लेकर जाने की जरूरत है। आज जो लोग अलग अलग जाति धर्म को लेकर उनके हितैषी बने फिरते, खास तौर पर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जिनकी पीड़ा समाय नहीं सिमटती है, हर मन से अपनी बातों को वो रखने का काम करते हैं कि कितने बड़े हितैषी हैं वो इस वर्ग के। पूछिए उनसे, कांग्रेस जैसे दलों से, कि भैया क्यों नहीं उन्होंने मंडल कमीशन को लागू होने दिया। एक दशक तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने रोके रखा। 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, पर उस रिपोर्ट को लागू किया गया तो 79 में 89 में लागू किया गया, जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस सरकार में मंत्री थे श्रम एवं कल्याण विभाग में। उनके द्वारा मंडल कमीशन को लागू करवाने का काम किया गया। सरकार भी उस वक्त गिरी हम लोग, पर उसके बाद भी इस वर्ग के प्रति जो समर्पण था उससे हमारे नेता ने पीछे हटने का काम नहीं किया। 9 बुद्धों को आरक्षण देने का काम किया। इन तमाम बातों को जनता के बीच लेकर जाना जरूरी है। आज आप रेलवे में चले जाइए, जब देवेगौड़ा जी गुजरात साहब की सरकार में हमारे नेता रेल मंत्री थे, आज आप चले जाइए किसी भी उत्तर भारत की रेल में, जो भी ट्रैवल करता होगा, अगर वो अधिकारी इस बात को जानेगा कि आप लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं, तो वो अधिकारी खुद आकर आपको बोलेगा कि आज अगर मेरे घर में रोटी जलती है, बनती है, अगर मेरे घर में चूल्हा जलता है, तो वो आपके नेता की देन है, उनकी वजह से हमको नौकरी मिली। आज की तारीख में कितने बच्चों को ये पता है जो अपने हाथ से मोबाइल फोन को छोड़ते नहीं, जो लगातार दिन रात मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं। हम लोगों में से कितने लोगों ने उन बच्चों को बताया कि ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है, जब वो दूरसंचार मंत्री थे। उस वक्त न सिर्फ वो मोबाइल फोन को लेकर आए भारत में, बल्कि उस वक्त उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित करने का कार्य किया, जबकि उस वक्त इस बात को लेकर उनका काफी मजाक उड़ाया गया था। उस वक्त उनको इस बात की चिंता थी कि ये मोबाइल फोन अमीरों की जागीर बन के ना रहे, ये मोबाइल फोन घर घर तक पहुंचे। उस वक्त हमारे नेता ने एक बयान दिया था और कहा था कि मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में हो, हर गरीब से गरीब मजदूर आदमी के हाथ में ये मोबाइल होना चाहिए। और आज उनका ये सपना साकार है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, पर कितने लोग इस बात को जानते हैं कि ये हमारे नेता की वजह से। आज कितने घर परिवार को हम लोग ये बात बता पाते हैं। आज जब देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जो भारत में लागू है, जिसका लाभ देश की एक बड़ी आबादी को मिल रहा है, जिस योजना को भुनाते हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी नहीं करते, हर मन से वो इस बात का जिक्र करते हैं। क्या हम लोग इस बात का जिक्र कर पाते हैं कि उस योजना का निर्माण किसने किया था? मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना की, जिसके तहत आज भी अगर देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, तो ये देन भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। उस वक्त उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था,
संभवतः अगर उस वक्त वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो आज हम लोग के बीच होते, पर अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उनको वो तस्वीरें विश्लेषित करती थी जिसमें हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग अपने गांव जाने के लिए मजबूर थे। हमारे नेता को इस बात की चिंता थी कि इनको 2 वक्त का राशन कैसे मिलेगा। दिन रात अधिकारियों को घर पर बुला उनके साथ इन्होंने इस योजना का निर्माण करने का कार्य किया और आज घर घर तक इस योजना को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम लोग कितने लोगों को ये बता पाते हैं कि इस योजना के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले व्यक्ति हमारे पार्टी के नेता हैं। इन बातों को अगर हम लोग कौन रखें और संगठन के मजबूत साथी होने के नाते ये जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर कि जितनी चर्चा हो उतनी हम करें, जितने मन से संभव हो उतने मन से हम पार्टी की इन उपलब्धियों का जिक्र करें, हमारे नेता की उपलब्धियों का जिक्र करें, नुक्कड़ सभाएं करें, पार्टी के कार्यक्रम आयोजित करें, प्रखंड स्तर पर प्रेस वार्ता करें, घर घर तक लेकर जाएं, संभव हो तो इसके लिए एक पैम्फलेट छापें और एक अभियान के तौर पर इस पैम्फलेट को घर घर कार्य करें। उसके माध्यम से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें, पार्टी के सदस्यों को बनाने का काम करें। संगठन का स्वरूप सिर्फ संगठन की रूपरेखा तैयार करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। पार्टी का विस्तार तब होगा जब पार्टी के साथ सक्रिय सदस्य जुड़ेंगे। वो सक्रिय सदस्य तब जुड़ेंगे जब पार्टी की उपलब्धियों को आप उनको बताएंगे और उपलब्धियों के साथ पार्टी की नीतियां बतानी जरूरी है। जो तीसरा बिंदु जिसकी चर्चा आप लोग के समक्ष में करने वाले, ये बताना हम लोग को जरूरी है कि भैया आने वाले दिनों में पार्टी क्या सोचती है बिहार के लिए। जब हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, क्या है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के पीछे। मैं चाहूंगा कि आप सब और मैं कार्यालय से भी यह आग्रह करूंगा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की प्रतिलिपियां प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से हर एक जिले में बंटनी चाहिए। उसको पढ़ें, आप लोग समझिए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में किन समस्याओं का जिक्र है, किन समाधानों का जिक्र है। आज भैया जब मैं एक विकसित बिहार बनाना चाहता हूं, जात पात धर्म मजहब से उठकर लोगों को जोड़ना चाहता हूं, उसके लिए जरूरी है बिहार बिहारियों का शिक्षित होना। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई में। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार के अलग अलग जिलों में नहीं बन सकती? क्यों अलग अलग जिलों को चिन्हित करके हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? न सिर्फ बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि जो हजारों करोड़ की राशि बिहार से बाहर जाती है कोचिंग फीस के नाम पर, उस राशि को हम लोग बिहार में ही रख पाएंगे। बिहार के विकास के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हम लोग की बाढ़ सुखाड़ की समस्या, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, पर अगले साल पुनः इसी वक्त आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा, आधा बिहार सुखाड़ में डूबेगा। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। अगर हम लोग नदियों को जोड़ पाते हैं, कैनाल्स बना के पानी को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुखाड़ग्रस्त इलाकों में लेकर जा पाते हैं, तो न सिर्फ बाढ़ सुखाड़ की समस्या का समाधान होगा, बल्कि सिंचाई की समस्या का भी समाधान होगा। इन तमाम विषयों का जिक्र है। कैसे हम लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, कैसे हम लोग रोजगार ला सकते हैं, कैसे हम लोग बिहार में उद्योग खोल सकते हैं, कैसे हम लोग बिहार का राजस्व बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रति व्यक्ति आय में हम लोग इजाफा कर सकते हैं। इन तमाम विषयों का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में किया, पर इन बातों को घर घर तक लेकर जाना होगा। वो अगर सिर्फ किताब है तो उसके कोई मायने नहीं होंगे। और चुनाव के वक्त अगर आप सोचिएगा कि हम लोग ये कार्य कर पाएंगे, तो कतई नहीं कर पाएंगे। चुनाव के वक्त कई और विषय, कई और बिंदुओं पर चर्चा होने लगी। ऐसे में पार्टी की मूल सोच क्या है, हम लोग किस तरीके से विकसित बिहार के निर्माण की सोच रखते हैं, ये इस माध्यम से ही हम लोग बता पाएंगे। पर उसके लिए इन बातों की जानकारी
सबसे पहले हम लोगों को होनी जरूरी है। हम लोगों की बोलचाल में ये विषय आने चाहिए। कहीं भी बैठे हो, किसी चौक चौराहे पर बैठे हो, चाय की दुकान पर बैठे हो, ये चर्चा हम लोग को निरंतरता में करनी होगी। जब तक ये चर्चा नहीं होगी तब तक लोगों तक पार्टी के सोच विचार नहीं पहुंचेंगे। और यही आग्रह करने के लिए आज आप सबको यहां पे आमंत्रित किया गया। संगठन को 100% स्वरूप देते हुए पार्टी की उपलब्धियों को, पार्टी की नीतियों को जनता तक लेकर जाना जरूरी है। और साथ ही में इन बातों का प्रचार भी उतना ही जरूरी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई मायने नहीं। आप लोगों को अलग अलग तंत्र का इस्तेमाल करना हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र आज की तारीख में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हर एक व्यक्ति को पार्टी से जुड़े हुए सक्रिय होना होगा। सोशल मीडिया पे पार्टी के कार्यक्रम, आप लोगों के कार्यक्रम, आप लोगों ने क्या किया, नहीं किया, कितनी बैठकें, कितने कार्यक्रम, उन तमाम चीजों का जिक्र एक्स अकाउंट पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, ये करना होगा। व्हाट्सएप के ग्रुप क्रिएट करने होंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पूरी जिला कमेटी के माध्यम से प्रखंड कमेटी के माध्यम से पंचायत समिति के माध्यम से आपकी बूथ कमेटी, हर किसी को आपको उससे जोड़ना होगा, ताकि एक मैसेज आप यहां से करें तो सीधा वो मैसेज गांव तक पहुंचे, घर तक पहुंचे। इन तमाम बिंदुओं पर जब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, यकीन मानिए हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। आज जब हम लोग गठबंधन के भीतर एक अहम भूमिका निभाने का जब हम लोग सोच रखते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपनी ताकत का विस्तार करें। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग इन बातों को मजबूती से धरातल पर उतार। गठबंधन के साथी आपको बस वही सीमित सीटों तक बांध के रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी शक्तियों को ही सीमित समझेंगे। क्योंकि हमने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ही नहीं किया, बात ही नहीं की, जिक्र ही नहीं किया, तैयार ही नहीं किया संगठन को उस तरीके से किन बातों का जिक्र हो। और जब हम लोग अपने आप को सीमित रखेंगे तो गठबंधन में भी हम लोग को सीमित ही रखा जाएगा। और उसके बाद जब आप लोग हमारे पास आकर जब ये आग्रह, यहां से जरूर लड़िएगा भैया, वहां से जरूर लड़िएगा, कैसे लड़ेंगे हम लोग जब वहां पे पार्टी का कोई कार्यक्रम ही नहीं दिख रहा, जब वहां पे पार्टी की कोई उपलब्धियों की चर्चा नहीं हो रही, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की चर्चा नहीं हो रही, कार्यक्रम ही आयोजित नहीं हो रही। जब पार्टी का कोई प्रदेश का या राष्ट्रीय नेता गया, एक सभा हो गई, उसके बाद अगली सभा तक सब शांत बैठे, कैसे होगा फिर? भाई जिला में बाकी दलों के साथी भी तो आपको देख रहे हैं ना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, कितनी सक्रियता से हम लोग धरातल पर हैं। आज जब बिहार का एक बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है, कितने साथी हमारे उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उतरे हुए, जबकि कई हमारे साथी सक्षम हैं जो उस क्षेत्र में मदद मुहैया करा सकते हैं। कितने साथी ऐसा कर रहे हैं, कितने साथी उन बाढ़ग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं सूखा राशन लेकर, कितने साथी जा रहे हैं वहां पर उनकी मदद करने के लिए पन्नी पहुंचाने, अलग अलग तरीके की व्यवस्था पहुंचाने, या कितने साथियों ने सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है जिसमें उन लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था की जा रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं, कईयों ने की है, पर कई और कर सकते हैं। और जब तक हम ये करेंगे नहीं, कैसे हम अपेक्षा रखेंगे भैया कि आपकी मुसीबत की घड़ी में अगर हम आपके साथ नहीं है तो वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होगा चुनाव की घड़ी में? नहीं खड़ा होगा। ऐसे में हम लोगों को उन तक पहुंचना होगा। आज एसआईआर को लेकर एक हो हल्ला भ्रम फैलाया जा रहा है कि भैया वोट कर जाएगा, वोट कर जाएगा। हो भी सकता है, त्रुटियां होती है। जब इतनी बड़ी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, संभवतः कुछ जगह त्रुटियां हुई होंगी। हम लोगों ने क्या भूमिका निभाई उन त्रुटियों को सुधारने को लेकर? सही मायनों में कितने हमारे बीएलए जमीन पर हैं, कितने बूथ पर हमारे साथी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं बीएलओ के साथ।
सुनिश्चित कराने के लिए कि भैया उनको कोई कठिनाई ना हो, ये भूमिका निभानी होगी। अपने अपने बूथ पर जाकर हमको देश साथी का नाम कटा है तो पार्टी को तुरंत सूचित करें। अपने प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को बताइए, मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष को बताइए, आते जाते हमको कागज पकड़ा दीजिए। जब तक हम इस भूमिका में नहीं उतरेंगे तब तक कैसे लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि भैया आपके साथ हम हर परिस्थिति में खड़े। और विपक्ष इसी बात का लाभ उठाता है, इसी बात का फायदा उठाता है। आज आने वाले दिनों में विपक्ष के नेता यात्रा निकालेंगे और कोसेंगे हम लोगों को कि ये देखिए प्रक्रिया का पालन किए, इतने लाख लोगों के नाम कट गए, इतने लाख लोगों के साथ किसी के साथ अन्याय ना हो, ये प्रक्रिया का पालन होना भी जरूरी है। क्योंकि कई ऐसे घुसपैठी हैं जो बिना नागरिक हुए देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग कर रहे। कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी उनके नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। कई साथी ऐसे हैं जो कि दो जगह वोटर बने हुए। इस प्रक्रिया के माध्यम से इन चीजों को सैनिटाइज करना जरूरी है, बट इस प्रक्रिया में कोई जायज व्यक्ति ना पिसे, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी हम सभी के कंधों पर है और हम सभी को इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। नहीं तो फिर वही चुनाव के वक्त जाइएगा, लोग आप ही से सवाल पूछेगा कि आज आए हैं फलाना के लिए आप वोट मांगने, जब हमारे परिवार के सदस्यों का वोट कटा तब कहां थे? आज आए हैं हमसे मदद मांगने, जब बाढ़ में हम डूबे हुए थे तब कहां थे? ये एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। हम सब लोग समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। हम सबका लक्ष्य अपने आप को विकसित करना नहीं है, बिहार को विकसित करना है। मेरा लक्ष्य चिराग को फर्स्ट बनाना नहीं, बिहार को फर्स्ट बनाना है। उस दिशा में हम लोग को अपने आप को समर्पित करना होगा। हम लोग एक राजनीतिक दल है। अगर हमारे प्रदेश की जनता किसी भी समस्या में है, उस समस्या का समाधान हम लोगों को करके देना होगा। इस भूमिका के लिए